हेलो एवरीवन, वेलकम टू रो स्टडी। आज 28 फरवरी 2021 और 28 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया इंटरनेशनल विंटर गेम्स को किसके द्वारा संबोधित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया और जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में विश्व प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया है। इन खेलों का आयोजन जम्मू कश्मीर खेल परिषद और जम्मू कश्मीर के शीतकालीन खेल संघ के सहयोग से केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। खेलों में खेल गतिविधियों में अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्की, स्नोबोर्डिंग, स्की पर्वतारोहण, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस स्टॉक आदि खेल शामिल है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 27 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस का उद्देश्य लोगों को एनजीओ अर्थात चैरिटी एनपीओ सीएसओ के अंदर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करता है और एनजीओ और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के बीच अधिक से अधिक सहजीवन को प्रोत्साहित करना होता है। और विश्व एनजीओ दिवस को उद्देश्य सार्वभौमिक अवधारणा जश्न मनाने, चिन्हित और दुनिया भर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और उनके पीछे को लोगों को सहयोग करना होता है। विश्व एनजीओ दिवस दुनिया भर के गैर सरकारी संगठन के लिए एक दूसरे के साथ जानकारी और अनुभव साझा करने का दिन होता है। इनमें कुल 12 सदस्य देशों ने मिलकर, जैसे बेलारूस, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, नॉर्वे और स्वीडन देश ने मिलकर इस दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है और यह घोषित किया है कि इस दिन को पहली बार 2014 में संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम माइकल सोमारे है। पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें पापुआ न्यू गिनी के फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रशांत द्वीप समूह का नेतृत्व किया था और उन्होंने 1975 से 2011 के दौरान 4 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे और वे सबसे लंबे समय अर्थात 17 ईयर्स तक पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूतिरी का निधन हो गया है, वह कौन थे? वह एक कवि थे। प्रसिद्ध मलयालम कवि, पुजारी और शिक्षाविद विष्णु नारायण नंबूतिरी का निधन हो गया है। उन्हें दशकों तक मलयालम साहित्य में दिए गए उनके योगदान के लिए 2014 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी
फेलोशिप, वल्थोल पुरस्कार, ओडाकुजल पुरस्कार और मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वह भाषा और वेदों के विख्यात विद्वान होने के साथ साथ एक वक्ता भी थे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीओ ने साल 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान लगाया है? 8%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किए गए दूसरे एडवांस अनुमानों के अनुसार 2020 से 21 में भारत की जीडीपी विकास दर 8% निगेटिव रहने की संभावना जताया गया है। यह अनुमान 2019 से 20 में 4.9% था। इससे पहले एनएसओ ने अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अपने पहले अग्रिम अनुमान में जीडीपी दर 7.7% नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने। मैं आपको यहाँ बता दूं कि पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2007 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से भारत के लिए 57 एकदिवसीय और 22 T20 मैच खेले और वह आईसीसी T20 विश्व कप 2007 और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा भी थे। उन्होंने भारत के लिए 810 ओडीआई रन और 236 T20 रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने सीमित ओवरों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 46 विकेट भी लिए हैं। यूसुफ ने 100 प्रथम श्रेणी मैच खेले जिसमें 4825 रन बनाए और 201 विकेट लिए। लिस्ट ए क्रिकेट में दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 400 से भी अधिक का एक्सपीरियंस उनके अपने नाम किए हैं और इस बल्लेबाज ने 4797 रन भी बनाए हैं और 199 मैचों में 120 विकेट हासिल भी किए हैं। वे भारत के लिए आखिरी बार मार्च 2012 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में एक दिवसीय मैच में खेले थे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र गुडविल का एम्बेसडर बनाया गया है? नातालिया बोडियानोवा को। नातालिया बोडियानोवा एक रूसी सुपर मॉडल है। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकार को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल का एम्बेसडर बनाया गया है। वह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएन पॉपुलेशन फंड की प्रचारक भी होगी, जिसे अब संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी कहती है। यूएन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिविटी हेल्थ एजेंसी और जिसे यूएनएफपीए भी कहा गया है। यहाँ यूएनएफपीए का बात आया है तो यूएनएफपीए के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूएनएफपीए का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यूएनएफपीए का प्रमुख नतालिया कर्नेम है और यूएनएफपीए की स्थापना 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया है? शरद गोकलानी को। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष
शरद गोकलानी को अपना नया अध्यक्ष और सीटीओ नामित किया है। इससे पहले वह इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से ईवीपी और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में जुड़े थे। अपनी नई नियुक्ति पर गोकलानी जयपुर स्थान में कार्यरत हैं। इक्विटास से पहले वह भारतीय एयरटेल और भारतीय टेलीसॉफ्ट के साथ जुड़े थे। उन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री की है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एयू की शुरुआत 25 साल पहले संजय अग्रवाल, एक मेरिट होल्डर चार्टर्स अकाउंटेंट और एक पहली पीढ़ी के उद्यमी द्वारा शुरू किया गया था। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इसे 1996 में अर्थात 1996 में जयपुर में यू फाइनेंस के नाम से स्थापित किया गया था, जो गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी लेने वाले एक गैर जमा राशि है। इसने प्रभावी रूप से आर्थिक विकास, विशेष रूप से अल्प सेवा और बिना सेवा वाले निम्न वर्ग और मध्यवर्गीय व्यक्ति के वित्तपोषण का काम किया है। आरबीआई से फाइनेंस मिलने के बाद अप्रैल 2017 में एयू फाइनेंसियर्स को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई ने विदेशी लेनदेन को आसान बनाने के लिए किस ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क से साझा किया है अर्थात करार किया है? जेपी मॉर्गन। भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशी लेनदेन को गति देने के लिए अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करने के लिए जेपी मॉर्गन के साथ एक करार किया है। एसबीआई ने जेपी मॉर्गन द्वारा विकसित एक नया ब्लॉकचेन आधारित इंटरनेट डेटा नेटवर्क लिंक में शामिल शुरू हो गया है। टेक्नोलॉजी को एकीकृत करने से बैंक को अपने ग्राहक के लिए लेनदेन लागत को कम करने और सीमा पार करने से भुगतान में सुधार लाने की उम्मीद है। लिंक एक सहकर्मी से सहकर्मी अर्थात पीयर टू पीयर नेटवर्क और पारिस्थितिकी तंत्र है, जो जेपी मॉर्गन के ब्लॉकचेन और डिजिटल मुद्रा केंद्रित व्यवसाय द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे ओनेक्सो कहा जाता है। लिंक साधारण से 78 देशों में 400 से अधिक वित्तीय संस्थाओं और निगम से जुड़े हैं, जिसमें कुल दुनिया के 50 बैंकों में से 27 शामिल हैं। नेटवर्क में मैं आपको बता दूं कि इस नेटवर्क में लगभग 100 लाइव बैंक है, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाले और निजी संस्था दोनों शामिल हैं। जेपी मॉर्गन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन है और जेपी मॉर्गन का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जेपी मॉर्गन के संस्थापक जेपी मॉर्गन है। और यहाँ एसबीआई का बात आया तो एसबीआई के बारे में मैं आपको बता दूं कि एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई और एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने किसको म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अर्थात गाना पर लाइव किया है? यूपीआई और ऑटो पे पर। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआई ने गाने ऐप के लिए यूपीआई ऑटो पे सेवा शुरू किए जाने की घोषणा किया है। गाना के यूपीआई ऑटो पे के साथ जुड़ने से इसे यूपीआई पर अभिनव ई मैडेट सुविधा को शुरू करने वाली मीडिया और मनोरंजन उपयोग की पहली ऐप बना दिया गया है। यूपीआई ऑटो पे की शुरुआत गाना के उपयोगकर्ताओं को अपने सब्सक्रिप्शन रिव्यू करने में सक्षम बनाएगा। ग्राहक अपनी पसंद के संगीत, पॉडकास्ट और रेडियो की सीमलेस स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं, वो भी बिना अपने सब्सक्रिप्शन की रिव्यू तारीख को याद किए। पेटीएम और जस्पे द्वारा भुगतान एग्रीगेटर के रूप में निभाए जाने वाली रणनीति भूमिका ग्राहकों के लिए एक बेहतर लेनदेन अनुभव कराएगी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बात आया है तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ दिलीप असबे है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय मुंबई में स्थित है और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2008 में हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।